बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने लगे हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक ईपीएस के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज हम लोग चल रहे हैं डाइल्यूटेड ईपीएस की तरफ। डाइल्यूटेड ईपीएस से क्या मुराद है? इज एन अदर मेजर द अमाउंट ऑफ अर्निंग्स ईच शेयर विल रिसीव had all diluted potential ordinary shares were in issue। अच्छा, होता क्या है, अभी तक आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई होगी। ये बेसिकली हमारे पास हम लोगों ने जो बेसिक ईपीएस फाइंड करना होता है ना, वो होता रहता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के ऊपर। अब हमने इस साल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हमारे पास मौजूद थे, सपोज के 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। उसके मुताबिक ईपीएस कैलकुलेट किया तो वो ₹5 पर शेयर आते हैं। अर्निंग्स के मुताबिक हमने देख लिया, लेकिन हमें पता है कि भाई नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने कुछ लोगों को ना कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। मतलब हमारे कुछ प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिन्होंने ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाना है। हमारे कुछ डिबेंचर्स हैं जिन्होंने ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाना है। हमने कुछ ऐसे वारंट्स वगैरह जारी किए हुए हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिन्होंने ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाना है। मतलब हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स के अलावा जो इक्विटी का बाकी पार्ट मौजूद होता है या नॉन करंट लायबिलिटीज में से उन्होंने कन्वर्ट हो जाना है इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। तो जैसे ही वो ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं हमारे पास, तो आपको पता है कि ईपीएस डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर आप बताएं अपने पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कि भाई साहब, जो ₹5 आज तुम्हें मिल रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है कि ये तुम्हें ₹5 ना मिले। और फिर उसको रीजन बताओ, उनको रीजन बताओ कि अभी तो तुम 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो, आने वाले साल के अंदर हमारे कुछ प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं जो अपनी टर्म्स अपने टाइम्स को पूरा कर चुके हैं और अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर्स में। या हमारे कुछ डिबेंचर्स हैं जिनकी 3 साल तक हमने उनको फिक्स्ड प्रॉफिट पे करना था, वो हमने पे कर दिया, अब वो हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स बनने जा रहे हैं। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो सकते हैं। और अगर हम अपनी अर्निंग्स को सेम रखें, क्योंकि उनके कन्वर्ट करने से रिसोर्सेज में कोई इंक्रीज नहीं आएगा, तो कहते हैं अगर हम अपनी अर्निंग को सेम रखें तो आपका ये अर्निंग पर शेयर फ्यूचर में डिक्रीज हो सकता है। ये है डाइल्यूशन, डाइल्यूटेड ईपीएस। मतलब इससे पहले आप लोग बेसिक में क्या करते थे कि करंट ईयर के मुताबिक प्रीवियस को ठीक करते थे, राइट? आज आप लोगों ने क्या करना है कि फ्यूचर के मुताबिक करंट को ठीक करो। कि अगर वो वाले शेयर जो कन्वर्टेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं वो कन्वर्ट हो गए तो आपका ईपीएस ये होगा। इसे डाइल्यूटेड ईपीएस कहा जाता है। क्लियर? अब देखो इस स्टेटमेंट को, डाइल्यूटेड ईपीएस इज एन अदर मेजर द अमाउंट ऑफ अर्निंग्स ईच शेयर विल रिसीव। मतलब ईपीएस जो हर शेयर को मिलना है, हमें अर्निंग जो हर शेयर को मिलनी है, हैड ऑल डाइल्यूटेड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स वर इन इशू। अगर वो सारे के सारे कन्वर्टेबल जितने भी हमारे पास शेयर्स हैं वो कन्वर्ट हो गए तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर क्या होगा? उसे डाइल्यूटेड ईपीएस कहा जाता है। ऑलराइट? और अगर हमारे पास कोई किसी किस्म का कोई ऐसा शेयर ना हो जो कि कन्वर्टेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हो फ्यूचर के लिए, तो हमारा बेसिक ईपीएस ही हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस होता है। ऑलराइट? दोनों में डिफरेंस उस टाइम पर आता है जब हमारे पास कन्वर्टेबल नंबर ऑफ शेयर्स हो, तब दोनों में डिफरेंस आता है। जब हमारे पास कोई ऐसी मेरी ऑब्लिगेशन ही ना हो, कोई ऐसा मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही ना किया हुआ हो कि मेरे कोई नंबर ऑफ शेयर्स ऑर्डिनरी बन जाएं इन फ्यूचर, तो फिर मेरा बेसिक ही मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस है।
ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, अब देखें क्या कहते हैं। This helps investor understanding the possible future impact of potential ordinary shares on their earning. The objective of diluted EPS is consistent with that of basic earning per share, that is, to provide a measure of the performance of each ordinary share, taking into account dilutive potential ordinary shares outstanding during the period. The potential ordinary share is a financial instrument. अब आपको बता रहे हैं कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कौन से हैं, मतलब जिन्होंने फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाना है वो कौन से हैं। तो कहते हैं वो आपके ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और अदर कॉन्ट्रैक्ट दैट मे entitle its holder to ordinary shares at some time in future। मतलब पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आपके ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होल्डर होते हैं जिन्होंने फ्यूचर में आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन जाना है। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स अभी हमारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर नहीं होते, फ्यूचर में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन जाने वाले शेयर होल्डर्स को पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कहा जाता है। क्लियर ये बात? आप देखें आपसे क्या कहता है कि ये कौन कौन से हो सकते हैं एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ये तीन किस्म के हमारे पास, एक हमारे पास है, हमारे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स मौजूद हैं या डिबेंचर्स वगैरह। हमने कुछ बॉन्ड्स इशू किए हुए, कुछ डिबेंचर्स इशू किए हुए, और जब हम उनको रिडीम करेंगे तो हम वो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स खत्म कर देंगे और अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। क्लियर? कन्वर्ट कर देंगे उनको। या फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल, इरिडीमेबल, लेकिन फ्यूचर में वो हमारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन जाएंगे, उन्हें हम पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कहते रहते हैं। फिर शेयर ऑप्शंस और वारंट्स, ये आप लोगों ने टैक्स में भी पढ़ा होगा। शेयर्स, एम्प्लॉय शेयर स्कीम में, ईपीएस एम्प्लॉय शेयर स्कीम में जब उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं, शेयर्स के एक ऑप्शन दिए जाते हैं, और फिर आपने देखा होगा कि अवेल करता है, नहीं करता, कब करता है, तो टैक्सेशन किस तरह से उसकी होती रहती है, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर ऐसा है कि शेयर ऑप्शन है उनके पास और वारंट्स, क्या कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट गिव द होल्डर द राइट टू परचेज ऑर्डिनरी शेयर्स, कि अभी उसके पास वारंट्स वगैरह, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मौजूद है जो उसके होल्डर को इस काबिल बनाता है कि फ्यूचर में वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन सके, उसके पास फ्यूचर में ऑर्डिनरी शेयर्स मौजूद हो। ऑल राइट, कहते हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स डू नॉट इम्पैक्ट द कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में आपने पोटेंशियल को नहीं लेकर आना। मतलब बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में आपने ये देखना है कि आज ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, उसमें फ्यूचर में कन्वर्ट होने वालों को नहीं लेकर आना। तो फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाले जो हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं ये डाइल्यूटेड ईपीएस का पार्ट बनते रहते हैं। डन। नेक्स्ट देखो इसको, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन हमारे पास क्या है, इज रिडक्शन इन अर्निंग्स पर शेयर। देखें यार, जैसे न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आप लोग इशू करेंगे, अर्निंग को कांस्टेंट रहने दो, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू कर दो तो ईपीएस डिक्रीज नहीं हो जाएगा, इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। अर्निंग पर शेयर में डिक्रीज डाइल्यूशन कहलाता रहता है, और एन इंक्रीज इन लॉस, भाई प्रॉफिट में डिक्रीज और लॉस में आपका हिस्सा ज्यादा हो जाएगा अगर लॉस है तो। इंक्रीज इन लॉस पर शेयर रिजल्टिंग फ्रॉम द assumption that the convertible instrument are converted, कि वो कन्वर्ट हो चुके हैं या हो जाएंगे, आपने उम्मीद रखनी है कि ये हो जाएंगे। That option or warrants are exercised or that ordinary shares are issued upon the satisfaction of specific, कोई ना कोई कंडीशंस अप्लाई होती है
कि जब ये कंडीशन मीट कर गई तो अब आप लोगों के ये डिबेंचर्स, ये बॉन्ड्स, ये शेयर ऑप्शन, वारंट्स या प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे इन ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑलराइट, if potential shares become actual ordinary shares, the earnings figure will be shared with a large number of ordinary shares. This might dilute the EPS. The literal meaning of dilution is watering down or reduction in strength. कि एक शेयर की पावर थी 5 रुपीज पर शेयर अर्निंग और वो बाद में हो गई 4, तो बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी है, वो डाइल्यूट हो चुका है। वाटरिंग डाउन के वो जैसे कहते हैं वाटर का लेवल कम हो जाना, तो ये बिल्कुल ऐसे है कि अब आपको पहले जो एक गिलास भर के मिला करता था अब आपको आधा गिलास मिलेगा। गॉट इट? फिर कहते हैं the earning may also change as entity will no longer be paying interest on or dividends or convertible preference shares। अच्छा, अब यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ये लास्ट वाली बात डाइल्यूटेड ईपीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा इससे पहले जब आप लोगों ने बेसिक ईपीएस को पढ़ा था, आप बोनस इशू करते थे, आप शेयर स्प्लिट करते थे, आप शेयर कंसोलिडेशन करते थे, तो इन तीनों सिचुएशन के अंदर आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज हो जाते थे लेकिन आपकी अर्निंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों नहीं पड़ता था? क्योंकि कोई रिसोर्स शामिल नहीं हो रहा था जो हमारी अर्निंग्स को इंक्रीज कर सके। अब जब हम लोग जाते हैं ना कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की तरफ, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम इनको जस्ट कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन के ऊपर हमें किसी किस्म का कोई पैसा नहीं मिलता, मतलब कोई रिसोर्स इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इसका बेनिफिट एक हो जाता है, ये हमारी अर्निंग्स को चेंज कर सकता है। क्या कि इससे पहले डिबेंचर्स के ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करता था, मैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर फाइनेंस कॉस्ट पे करता था, तो उसकी वजह से मेरी अर्निंग्स पर ईयर चेंज हो रही होती थी, डिक्रीज हो जाती थी। अब जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या मैं फाइनेंस कॉस्ट पे करूंगा? क्या किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट पे करूंगा? तो उसकी वजह से मेरी अर्निंग चेंज नहीं हो जाएगी। तो जब आप लोग डाइल्यूटेड ईपीएस की तरफ जाएं तब आप लोगों ने कन्वर्जन के टाइम पर ना सिर्फ अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के नंबर्स को इंक्रीज करना है बल्कि अपनी अर्निंग्स को भी एडजस्ट करना है। ऑलराइट, तो ये कुछ लिखा हुआ था यहाँ पर, द अर्निंग्स में आल्सो चेंज एज एंटिटी विल नो लॉन्गर बी पेइंग इंटरेस्ट ऑन convertible bonds or dividends on convertible preference shares। all right, बात क्लियर? अब चलें एग्जाम्पल नंबर 16 पर। एग्जाम्पल नंबर 16 को सिर्फ पढ़ें, आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाना है और मुझे इसमें बेसिक ईपीएस तो कैलकुलेट करके देना। एग्जाम्पल नंबर 16 बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशंस करें। अब एग्जाम्पल नंबर 16 को अगर आप सिस्टमैटिक वे में लेके चलो ना तो ये आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, मतलब आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ था। अब देखें, आपसे क्या कहा गया कि भाई आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 मिलियन का है, उसके बाद आपसे कहा गया 100 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। फिर कहा गया कि भाई 20 मिलियन 8% cumulative preference shares of ₹20 each। अच्छा बेटा, ये 20 मिलियन cumulative preference shares हैं, ना के उनकी अमाउंट फिर कैसे आएगी? 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 20 तो 400 मिलियन, ये आपके पास अमाउंट आ जानी है इस तरह से। अच्छा, उसके ऊपर 8% कौन सा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है हमारे पास, मतलब हर हाल में देने हैं, हमने ये वेट ही नहीं करना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया या नहीं किया। फिर हमारे पास आ जाता है कि भाई ऑन प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू
टू ऑर्डिनरी शेयर्स। अब देखें ना, खुद सोचें कि एक प्रेफरेंस शेयर है 20 रुपए का और ऑर्डिनरी शेयर है 10 रुपए का। तो जिसके पास एक प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो फ्यूचर में बेसिकली 2 ऑर्डिनरी शेयर्स ले सकता है। 10-10 रुपए वाले तो 2 मिलेंगे ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग बेसिक ईपीएस की। तो बेसिक ईपीएस को इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर्स डाइल्यूशन में कैसे जाएंगे या कितने हो जाएंगे या कब होंगे। बेसिक ईपीएस ने क्या देखना है, उसने देखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना। अब इसने एडजस्ट होना होता है, इसने एडजस्ट होना होता है अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए। हम इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर देखनी है और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देने होते हैं और ऑर्डिनरी वालों को भी देने होते हैं। तो बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों के डिविडेंड को माइनस कर देना है। तो आप देखें, आप 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 8%, मतलब ये 20 इंटू 400, 400 का 8%, 32। तो आप 32 का डिविडेंड पे करेंगे, किस में से पे करेंगे, प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स में से। तो बेटा ये 32 माइनस कर दो क्योंकि इस 32 का ताल्लुक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ है। तो बाकी जो अमाउंट आपके पास आ जाएगी वो आपके पास ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से रेलिवेंट होगी। तो इसको डिवाइड कर देना है हम लोगों ने ऑर्डिनरी शेयर्स 100 मिलियन। तो यहां पर आपके पास ये अमाउंट कितनी आ जाती है, ये आपके पास है बेसिक ईपीएस। ऑलराइट, अच्छा अब बात सुने, मेरे पास अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कितनी आ रही है। हो सकता है आपको 168 ही बताया जाए, हो सकता है आपको 168। अभी तो आप लोगों को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया गया है ना, हो सकता है फ्यूचर में आपको अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ही बताई जाए। और सेम सिचुएशन हो और आपसे डाइल्यूटेड ईपीएस पूछा जाए, तो आप लोगों ने देखना है कि भाई अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाएं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में, तो क्या मैं उनको 8% क्यूमुलेटिव डिविडेंड दूंगा, नहीं देना ना। और अगर ये 168 है तो इसमें से तो ये माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड करूंगा, अर्निंग्स को एडजस्ट करूंगा, अर्निंग्स को कि फ्यूचर में अब मुझे ये डिविडेंड देने की जरूरत है, तो सारे का सारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए होगा, क्योंकि प्रेफरेंस तो फिर रहना ही नहीं है कोई, सारे ऑर्डिनरी बन जाएंगे। तो फिर न्यूमरेटर 200 आ जाएगा। तो अगर 168 गिवन हो तो आपने उसमें 32 ऐड कर देना है, बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने उठाना है। बात क्लियर। 100 मिलियन शेयर्स आपके पास अभी हैं, 20 मिलियन आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और जिसके पास एक शेयर है उसको 2 ऑर्डिनरी शेयर्स मिलेंगे। तो आप लोगों ने इन 20 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट कितने ऑर्डिनरी शेयर्स इश्यू करने हैं, 40 मिलियन, 20 इंटू 2, क्लियर, 40 मिलियन। 100 मिलियन पहले थे, 40 मिलियन जहां से कन्वर्ट हो जाएंगे तो टोटल कितने बन जाएंगे, 100 प्लस 40, तो 200 डिवाइडेड बाय 140 इज इक्वल टू, सॉरी ये 40 आ जाएगा और टोटल 140। ओके, तो आपके पास यहां से देखें कितनी अमाउंट आ जानी है। तो हम उसे बता रहे हैं कि भाई जो आज आपको 1.68 बेसिक ईपीएस मिल रहा है, इन फ्यूचर अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्डिनरी के अंदर, तो सेम सिचुएशन में आपका ईपीएस 1.43 होगा। और अपने आप को मेंटली इसके लिए तैयार रखना। गॉट इट। क्या आप ये मत समझना
कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स के इंक्रीज होने की वजह से आपका शेयर कम हो जाएगा। ऑलराइट, ये है डाइल्यूटेड ईपीएस। एनी इशू? क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, यहाँ पे देखें बेटा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर उसने 32 बता दिया। इंक्रीमेंटल शेयर्स वगैरह वो हमारे पास इंक्रीमेंटल अर्निंग 32 की हैं, क्योंकि अब प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर हम किसी किस्म का कोई डिविडेंड पे नहीं करने वाले, तो हमारी अर्निंग्स में 32 का इजाफा हो जाएगा और हमारे नंबर ऑफ शेयर्स में बेसिकली 40 का इंक्रीज आ जाएगा। और साथ में वो लिख रहा है कि इंक्रीमेंटल ईपीएस कितना होना है, तो उसने यहां पर आकर 32 डिवाइडेड बाय 40 किया, 32 डिवाइडेड बाय 40 किया, तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया? 0.8 डाइल्यूशंस की तरफ चला जाएगा पर शेयर के हिसाब से। कहते हैं these convertible preference shares are diluted since incremental EPS from the conversion is lower than basic EPS। तो बेसिक EPS से ये हमारे पास कम वैल्यू के ऊपर आ जाता है। ऑल क्लियर? आ जाए एंटी डाइल्यूशन। एक तो है ना डाइल्यूटिव, दूसरा एंटी डाइल्यूशन। कि भाई एक आदमी के पास एक ऑप्शन था कि भाई आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर लो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में। हमने डाइल्यूटिव ईपीएस में यही एक्सपेक्ट किया कि वो कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन उसने नहीं किया, उसने प्रेफरेंस शेयर्स ही रहने दिया। अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ कि भाई आपको पता है कि मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं और इसके ऊपर पर ईयर मुझे 5 रुपीज का बेनिफिट मिल रहा है पर शेयर, जबकि आपको ईपीएस नजर आ रहा है कि यार ईपीएस 3.5 है। आप कन्वर्ट करवाएंगे? आप कन्वर्ट करवाएंगे? और फिर आपको ये नजर आ रहा है कि अगर भाई मैंने भी कन्वर्ट करवा लिया तो वो 3.5 से भी कम हो जाएगा, जबकि मुझे अब इस सिचुएशन में 5 रुपए मिल रहे हैं, क्या वो डाइल्यूशन की तरफ जाएगा? एंटी डाइल्यूटिव, वो डाइल्यूशन की तरफ नहीं जाने वाला। आप खुद सोचे ना, हाँ डाइल्यूशन की तरफ कब जाएगा? जब उसे पता हो कि यार अभी मुझे 5 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन मैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन जाऊं तो वहां से मुझे 8 रुपए मिल रहे हैं सेम शेयर के ऊपर, वो डाइल्यूशन की तरफ जाएगा। क्लियर? बेनिफिट्स को देखना होता है। अब यहां पर देखें, कहते हैं नॉट ऑल पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आर डाइल्यूटिव, मतलब सारे के सारे डाइल्यूटिव नहीं होते, दो एंड मे बी एंटी डाइल्यूटिव एंड आर disregarded in calculation of। बेटा जब उन्होंने डाइल्यूशन की तरफ जाना ही नहीं है तो क्या डाइल्यूटिव ईपीएस की कैलकुलेशन में मैं उनको शामिल करूं? तो डिसरिगार्डेड। क्लियर? डिसरिगार्डेड इन द कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। अब आते हैं एंटी डाइल्यूशन की तरफ। कहते हैं एंटी डाइल्यूशन इज एन, अब देखो डाइल्यूशन डिक्रीज इन ईपीएस था, ऐसे ही था ना, तो एंटी डाइल्यूशन इंक्रीज इन ईपीएस है आपके पास। कि भाई जो मैंने अभी आपको यहां पर बताए कि भाई आपका जो ईपीएस है 1.43 हो जाएगा, और अगर ये डाइल्यूट ना हो तो क्या 1.43 होगा? क्या कम होगा? यही कह रहे हैं। तो एंटी डाइल्यूशन के तौर पर आपकी ईपीएस इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, और रिडक्शन इन लॉस पर शेयर resulting from the assumption that convertible instruments are converted, that options or warrants are exercised, or that ordinary shares are issued upon the satisfaction of specified। सारी डेफिनेशन डाइल्यूशन वाली ही है, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पर रिडक्शन की जगह पे इंक्रीज और यहाँ इंक्रीज की जगह पे रिडक्शन, बस उसके अलावा सब कुछ सेम लिखते हैं। ऑलराइट जी, नेक्स्ट देखें। फिर हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं, कहते हैं देयर इज नो डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स एट ऑल, द डाइल्यूटेड ईपीएस शैल बी इक्वल टू, ये बात आई थिंक मैंने आपको पहले बता दी है
कि अगर आपके पास किसी किस्म के कोई डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है तो आपका बेसिक ईपीएस आपके डाइल्यूटेड ईपीएस के इक्वल होता है। ऑलराइट, अब ये एग्जांपल नंबर 17 देखें और इसमें बेसिक ईपीएस बिल्कुल सेम एग्जांपल 16 की ही तरह है, सिर्फ फर्क देखें क्या हमारे पास आ रहा है। कहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 मिलियन का है 1 जनवरी 2001 को, 100 मिलियन आपके पास ऑर्डिनरी शेयर है, 10 रुपए का एक है, 20 मिलियन आपके पास 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹20 ईच है। 2 preference shares are convertible into 1 ordinary share on 31st December 2025। और फिर यहाँ पे क्या कहता है, कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटिव ईपीएस, और यहाँ पर देखें हम लोगों ने 200 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 1.68 पर शेयर के हिसाब से हमारे पास आ गया। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों ने यहाँ पर किया था, ये बिल्कुल वैसे ही हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या कहता है, कहता है प्रेफरेंस डिविडेंड्स, प्रेफरेंस डिविडेंड्स 20 मिलियन हमारे पास है तो 32 मिलियन ये हमारे पास प्रॉफिट, ये वाला उसने कैलकुलेट करके दे दिया। अब डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं सेम एज बेसिक ईपीएस 1.68 के मुताबिक। क्यों, अब यहाँ पे गया, अब यहाँ पर उसने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, इसकी कंडीशंस को। कहते हैं दीज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटी डाइल्यूटिव। भाई क्यों एंटी डाइल्यूटिव हैं, कहता है सिंस इंक्रीमेंटल EPS from the conversion is higher than basic EPS। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, क्वेश्चन में चेंज किस बात का आ रहा है हमारे को 2 preference shares are converted into, और अगर एग्जांपल नंबर 16 को देखें तो कहते हैं 1 preference shares are converted into, इसके अलावा क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं था। अब देखें डाइल्यूशन है या डाइल्यूशन नहीं है, उसका ताल्लुक यहां से है, उसका ताल्लुक यहां से है। अब क्या आपने सबसे पहले ना ये छोटी सी वर्किंग करनी है कि आपने ये देखना है कि यार मुझे 32 मिलियन का बेनिफिट हो रहा है अगर मेरे पास 40 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हों। ऑर्डिनरी शेयर्स के मुताबिक जाके देखना है ना, 20 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स थे, 32 मिलियन का बेनिफिट। आपने कहा जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर्स में तो कितने ऑर्डिनरी शेयर्स बनते हैं, 40 मिलियन, और मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, 32 मिलियन। तो पर शेयर मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, 0.8 मिलियन, ऐसे ही है ना। और अगर मैं इसको मतलब ये करंट सिचुएशन है कि करंट सिचुएशन के मुताबिक मेरे पास ईपीएस जो आ रहा है ना वो 0.8 का आ रहा है करंट सिचुएशन के मुताबिक, लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट करवा दूं तो मेरे पास ईपीएस की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.43। ऐसा ही है ना। अब आप मुझे बताओ आप 0.8 एक्सेप्ट करोगे या 1.43 एक्सेप्ट करोगे, तो जाओ डाइल्यूशन की तरफ, जाओ फिर डाइल्यूशन की तरफ। क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन से आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो आप डाइल्यूशन की तरफ जाएंगे। लेकिन अब अगर इस सिचुएशन में आप आकर देखें, बेटा आपके पास 20 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उन्होंने कहा कि 2 प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू 1 ऑर्डिनरी शेयर। अगर आप कन्वर्जन की तरफ जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो 20 मिलियन प्रेफरेंस शेयर के आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कितने आ जाएंगे, 10 मिलियन। अब 10 मिलियन को जाकर देखें, अभी आपको मिल रहा है रिटर्न 32 मिलियन का, तो एक शेयर के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, 3.2 मिलियन, 32 डिवाइडेड बाय 10, 32 मिलियन, और ऑर्डिनरी शेयर होंगे 10,000, और देखो तो 3.2 मिलियन का रिटर्न नहीं मिल रहा आपको एक शेयर के ऊपर, जबकि यहां पर बेसिक ईपीएस कितना आ रहा है। भाई आपका दिमाग खराब है जो आप 3.2 को छोड़कर 1.68 पर आओगे, बल्कि आप भी अगर डाइल्यूशन की तरफ आ गए तो ये तो 1.68 से भी नीचे चला जाएगा। आप डाइल्यूशन की तरफ जाओगे नहीं, एंटी डाइल्यूशन। तो फिर आपका डाइल्यूटिव ईपीएस आपके बेसिक ईपीएस के इक्वल रहेगा क्योंकि शेयर्स कन्वर्ट नहीं होने पाते। ऑलराइट, अब यहां पर ये देखो
आपसे कहा गया भाई 32 मिलियन आपको रिटर्न मिल रहा है, अर्निंग्स जो आपकी हैं इंक्रीमेंटल अर्निंग्स वो आपकी 32 मिलियन की हैं। जब आप लोग अपने इंक्रीमेंटल शेयर्स पे जाते हो तो 10 मिलियन इंक्रीमेंटल शेयर्स आपको मिल जाना है। ये बात क्लियर? तो भाई एक शेयर के ऊपर बेनिफिट कितने का हो रहा है? 3.2 का, 3.2 का, ऐसे ही है ना। और वहां पर देखो ईपीएस कितना है, तो आप एंटी डाइल्यूशन की तरफ चले जाओगे, कहते हैं एंटी डाइल्यूटिव। अब इसकी थ्योरी देखो, कहते हैं दीज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटी डाइल्यूटिव सिंस इंक्रीमेंटल ईपीएस फ्रॉम द कन्वर्जन, इंक्रीमेंटल ईपीएस फ्रॉम द कन्वर्जन इज हायर देन बेसिक ईपीएस। और इधर इसकी ये थ्योरी पढ़ें, these convertible preference shares are since incremental EPS from the conversion is lower than basic EPS। तो आप मुझे यहां से फार्मूलाज का पता चल गया कि अगर आपका इंक्रीमेंटल ईपीएस, आपने यहां से सोचना है, एंड बेसिक ईपीएस, इससे सोचना है डाइल्यूशन एंड एंटी डाइल्यूशन का, कि अगर आपके पास इंक्रीमेंटल ईपीएस लेस देन हो बेसिक ईपीएस के, तो डाइल्यूशन, क्या अगर आपका इंक्रीमेंटल ईपीएस लेस देन हो बेसिक ईपीएस के, तो डाइल्यूशन, और अगर ये ग्रेटर देन हो तो एंटी डाइल्यूशन। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा बेटा, बेसिकली यहां पर ये जो 32 आ रहा है, ये आपकी अर्निंग्स में इंक्रीज है, इंक्रीमेंटल। जैसे आप कहते थे ना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रीवैल्यूएशन इन IAS 16, ये इंक्रीमेंटल अर्निंग्स है। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर हमारे प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गए तो मेरी अर्निंग्स में कितना इजाफा होने वाला है। हमने कहा अगर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गए तो उनको मैं डिविडेंड नहीं पे करूंगा, तो जो डिविडेंड अब पे कर रहा हूं उतना ही मेरी अर्निंग्स में इजाफा है। ये बात समझ आई है? कन्वर्जन के बाद जब प्रेफरेंस शेयर्स होंगे ही नहीं तो क्या मैं उनको डिविडेंड पे करूंगा? तो जितना डिविडेंड उनको अब पे करता था उतना मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, मेरी अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली अर्निंग्स में 32 का इंक्रीज आ जाएगा। फिर हमने सोचना है कि भाई हमारे नंबर ऑफ शेयर्स में कितना इंक्रीज या डिक्रीज है। तो पता चला है कि जब हम लोग कन्वर्जन की तरफ चले जाते हैं तो हमारे जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो फर्स्ट केस में 40 मिलियन से इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड कर लेना है, 30 डिवाइडेड बाय 40, तो पता चला 3.2 सॉरी 0.8, 30 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 0.8। अब यहां पर जैसे 0.8 आया, इसका कंपैरिजन जब बेसिक ईपीएस के साथ किया तो आपने देखना है कि अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस कम है और बेसिक ईपीएस ज्यादा है तो आप लोगों ने डाइल्यूशन की तरफ चले जाना। इसी तरह से जब आप सेकंड एग्जांपल में गए तो अर्निंग में इंक्रीज तो 32 का है क्योंकि आपको अब डिविडेंड देने की जरूरत है, लेकिन जो आप लोगों के नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज आना है वो 10 मिलियन का आना है। नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज 10 मिलियन का आना है, तो जो इंक्रीमेंटल ईपीएस आपके पास आना है वो 3.2 मिलियन का। तो अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस ज्यादा हो जाए तो आपने एंटी डाइल्यूशन की तरफ है। ऑल राइट, ये बात क्लियर है सब बच्चों को? नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्यूटेशन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, और उनमें व्हेन देयर आर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, अभी तक तो हमने बात प्रेफरेंस शेयर्स की थी ना, अब बात कर रहा है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, डाइल्यूटेड ईपीएस इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब सबसे पहले अर्निंग्स की बात कर रहे हैं,
कहता है अर्निंग्स को हम लोगों ने कैसे एडजस्ट करना है। अब ये सारी बातें वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, इजीली कर लेंगे। कहता है अर्निंग्स के लिए had the convertible instruments been converted into ordinary shares, the entity would not have to pay dividends or interest। तो फिर वो क्या करे, वो अपनी उस अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में ऐड कर दे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स प्लस डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? तो कहते हैं अर्निंग्स आर एडजस्टेड एज फॉलोज। फॉर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स add back the preference dividend for the year, and for convertible bonds add back the interest charge on the bond for the year net of tax। अब ये जो बात है ना, ये सिंपल सी बात है, क्योंकि डिविडेंड के ऊपर टैक्स वगैरह वो बाद की बात है। लेकिन आपको पता है कि इंटरेस्ट बेसिकली हमारी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होता है। तो अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स भी तो हमने कम पे किया है, ऐसे ही है ना। अब प्रॉफिट अगर मैं इंक्रीज करता हूं उस इंटरेस्ट के अमाउंट से, तो बेटा आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो आपने सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट से नहीं इंक्रीज कर देना, उसके ऊपर टैक्स को डिडक्ट करना, नेट ऑफ टैक्स। ऑलराइट, मतलब आपको पता है कि भाई आपके पास जो टैक्स रेट है वो 20% है, आपको बता देगा, और इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड आप पे कर रहे हैं 100, तो आपने अर्निंग्स में ऐड 100 नहीं करना, 100 के ऊपर 20% टैक्स पे करके जो नेट अमाउंट आए 80 वो जाके पे करना। क्लियर? जबकि डिविडेंड्स का टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद दिए जाते हैं, जबकि इंटरेस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले आता रहता है। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब देखिए यहां पर, अब नंबर ऑफ शेयर्स की बात करता है। नंबर ऑफ शेयर्स में कहता है कि भाई जब आप लोगों ने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कंप्यूट करने हैं इन बेसिक ईपीएस, उसमें अब आपने सारे मेथड उसके तो देख लिए थे बेसिक ईपीएस के। कहते हैं इंक्रीज हो जाएंगे वो बाय एडिंग द नंबर ऑफ न्यू शेयर्स दैट वुड हैव बीन इश्यूड इफ all the potential ordinary shares were converted into ordinary shares। तो लाजिम बात है हमारे नंबर ऑफ शेयर जो हमारे पास एवरेज थी वो उस अमाउंट से इंक्रीज कर जाएगी जितने भी हमारे पास न्यू शेयर इंट्रोड्यूस होंगे। कहता है 33 प्रोवाइड्स फॉर यूज ऑफ मोस्ट डाइल्यूटिव ऑप्शन व्हेन मल्टीपल कन्वर्जन ऑप्शंस आर अवेलेबल। बड़ा बेहतरीन ट्विस्ट है। इससे पहले आप लोगों ने जो डाइल्यूशन की है ना, वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स की। आपने सिर्फ उसको देखा कि भाई डाइल्यूशन है या डाइल्यूशन नहीं है, और डाइल्यूशन है या नहीं है किस चीज पर डिपेंड कर रही थी, इंक्रीमेंटल ईपीएस और बेसिक ईपीएस के ऊपर। कि अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस लेस देन है बेसिक ईपीएस के तो डाइल्यूशन, और अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस ज्यादा है बेसिक ईपीएस के तो एंटी डाइल्यूशन। लेकिन अगर ऑप्शंस ही काफी सारे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी कन्वर्ट होने जा रहे हैं, डिबेंचर्स भी कन्वर्ट होने जा रहे हैं, और शेयर ऑप्शंस भी कन्वर्ट होने के लिए जा रहे हैं, तो हर किसी के लिए अलग अलग चेक करो, हर किसी के लिए अलग अलग चेक करो। अब मुझे एक बात बताओ, तो भाई आपके पास 1 लाख रुपया है, अब वो 1 लाख रुपए ना आप एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको कहा गया कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपने 30,000 रुपये बैंक ए में, 40,000 रुपये बैंक बी में, 80,000 रुपये बैंक सी में, और हर किसी का ना इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है। अब सबसे पहले किसको चूज करोगे? जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा, और उसकी तो मैक्सिमम हद तक चले जाओगे, ऐसे ही है ना। तो यहां पर बिना डाइल्यूशन के लिए आपको प्रेफरेंसेस देनी पड़ेंगी।
कि भाई मैं पहले किसको डाइल्यूशन की तरफ लेकर आऊं, जहां से रिटर्न ज्यादा हो उसको ज्यादा डाइल्यूशन की तरफ, उनको सबसे पहले डाइल्यूशन की तरफ लेकर आएंगे, और जहां से कम हो उनको बाद में रखेंगे। ओके, किस तरह से? अब उसने यहां पे यही आपसे कहा था कि भाई जो फॉर यूज ऑफ मोस्ट डाइल्यूटिव ऑप्शन व्हेन मल्टीपल कन्वर्जन ऑप्शंस आर अवेलेबल। अब देखो भाई, सपोज नुकसान की अगर बात करें, क्या आपको एक चीज में ना नुकसान हो रहा है, बल्कि बहुत सारी चीजों में नुकसान हो रहा है, सबसे पहले कौन से नुकसान को आप बचाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा? आपका सबसे ज्यादा फोकस वहां पे चला जाएगा, और जहां पे थोड़ा कम नुकसान होगा वहां पे थोड़ी देर बाद। मतलब आपके पास पेरिशेबल गुड्स हैं, कुछ गुड्स ऐसी हैं जो कल एक्सपायर है, कुछ ऐसी हैं जो 5 दिन के बाद एक्सपायर हो रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो 7 दिन के बाद एक्सपायर हो रही हैं। आप पहले किसको सेल करोगे? जो मोस्ट डाइल्यूटिव। ओके, जब मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और आपके पास रखी हुई हैं, तो आपने क्या देखना है कि यार मोस्ट डाइल्यूटिव कौन सा है, उसको सबसे पहले करो। हालांकि वो बाकी भी इसी तरह से हैं, लेकिन आपने मोस्ट डाइल्यूटिव देखना है। तो ये प्रॉपर एक मेथड है हमें चेक करने का, उसके मुताबिक हम इन्हें लेके चलेंगे। अब क्या कहते हैं, एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स आर इंक्लूडेड इन computation of diluted EPS for such period they remained outstanding during the year। अब इसके ऊपर टाइम फ्रैक्शन वैसे ही लगेगा जैसे पहले लगता था कि भाई आपके शेयर्स हो सकता है 1 जुलाई को जाके कन्वर्ट हो रहे हो, तो फॉर 6 मंथ्स, राइट। इसी तरह से आपने इसको देखना है। अब एग्जांपल नंबर 8 ने इस सारे पैसेज को ना जरा कवर कर लेना है। क्या कहते हैं कि आपके पास 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और 4 मिलियन 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इन इशू एज एट 31 दिसंबर 2002। दो चीजें मौजूद हैं 31 दिसंबर 2002 में, एक ऑर्डिनरी शेयर्स और दूसरा आपके पास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। There have been no new issue of shares or bonds for several years। हम लोगों ने कोई न्यू शेयर्स नहीं इशू किया हुए। कहते हैं bonds are convertible into ordinary shares in, अब ये हमारे पास कब थे? 2002 में। कहते हैं कि 2003 में और 2004 में ये जो बॉन्ड्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर्स में। किस तरह? कहते हैं 30 शेयर अगर 2003 में हुए, अगर 2003 में हुए तो कहते हैं 30 शेयर्स फॉर एवरी ₹100 ऑफ बॉन्ड्स इफ कन्वर्टेबल एट 31 दिसंबर 2003। आपके पास ऑप्शन है, आप बॉन्ड होल्डर्स हैं, आपको मैंने ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई अगर तुम लोग 31 दिसंबर 2003 तक मेरे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बनते हो तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने 30 शेयर मुझसे 100 रुपए के ले जाने हैं। कि अगर आप लोगों के पास 100 रुपए के बॉन्ड्स हैं तो आप मुझसे 30 ऑर्डिनरी शेयर ले जाना। लेकिन अगर आप लोग चले जाते हो 2004 में तो फिर मैं तुम्हें 100 रुपए में 25 शेयर दूंगा। मैंने अपना शेयर महंगा कर दिया। पहले मैं आपको 3.33 रुपीज में दे रहा था, ऐसे ही बनता है ना। अब 4 रुपए का एक शेयर दे रहा हूं। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर है? बॉन्ड से लेकिन 2003 में भी डाइल्यूट हो सकते हैं एंड 2004 में भी जा सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहे हैं। अब मेरे पास जो मौजूद हैं वो 4 मिलियन रुपीस के बॉन्ड्स मौजूद हैं। 4 मिलियन रुपीस के बॉन्ड्स मौजूद हैं। अब मुझे बताओ कि अगर आपके पास 4 मिलियन रुपीस हो और मैं तुमसे कहूं भाई 100 रुपए में मैं तुम्हें 30 शेयर्स दूंगा, तो बताओ 2003 में मैं कितने न्यू ऑर्डिनरी शेयर इशू करूंगा?
4 मिलियन डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास अमाउंट आ जानी है 40,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये आपके पास अमाउंट आ जानी है 1.2 मिलियन। तो आपके पास 1.2 मिलियन न्यू शेयर्स इशू हो जाएंगे 2003। ये बात समझ आई? मतलब 100 रुपए के 30 शेयर्स हैं, तो आपने इसको यूं करना है ना कि 30 डिवाइडेड बाय 100, इस तरह से कि 100 रुपए के 30 शेयर्स हैं, मेरे पास कितनी अमाउंट मौजूद है 4 मिलियन, तो मैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दूंगा 2003 में 1.2 मिलियन। ऑलराइट, अगर मैं 2004 में जाऊं तो फिर 25 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 मिलियन, तो 1 मिलियन। नंबर ऑफ शेयर में इशू करूं। क्या आपको ये पॉइंट सही से समझ आ चुका है? ओके है। अच्छा अब देखें, देखो टाइम अगर आप ज्यादा ले जाओगे, लानी बात है आप मुझसे इंटरेस्ट ले गए, 2003 का भी इंटरेस्ट ले गए, 2004 का भी आपने मुझे बॉन्ड्स पर मुझसे इंटरेस्ट ले लिया, तो उस इंटरेस्ट के नतीजे में फिर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर 2004 का मुझसे इंटरेस्ट ना लेते तो तुम मुझसे 1.2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स लेके चले जाते, लेकिन जब 2004 का तुमने मुझसे इंटरेस्ट ले लिया क्योंकि तुम्हारे पास बॉन्ड्स थे उन दिनों उस साल में, तो फिर तुम्हें जो ऑर्डिनरी शेयर्स मिलेंगे वो 1 मिलियन के मिलेंगे। ये बात क्लियर? अच्छा फिर देखो क्या कहते हैं, कहते हैं टोटल अर्निंग फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर 2002 वो हमारे पास है 36 मिलियन, और इसके ऊपर जो टैक्स पे किया गया है वो 30% के हिसाब से किया गया है। ऑलराइट, अच्छा अब हम लोगों ने देखना है मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। मोस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन, उसके मुताबिक डाइल्यूशन होनी है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन होता फिर तो कोई मसला ही नहीं था हमारे लिए, फिर हम लोग इजीली कर सकते थे, लेकिन इसका यार बेसिक ईपीएस क्या बनेगा? बेसिक ईपीएस हमारे पास क्या बनेगा? टोटल अर्निंग्स फॉर द ईयर रुपीज 36 मिलियन। तो बेटा ये टोटल अर्निंग्स की बात करें तो मतलब अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, तो 36 मिलियन डिवाइडेड बाय 12 मिलियन इज इक्वल टू ₹3 पर शेयर। बेसिक ईपीएस। क्या आपको बेसिक ईपीएस समझ आ गया है? अब डाइल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेकिन डाइल्यूशन में हम लोगों ने ये देखना है कि हमने कौन से ऑप्शन पर जाना है डाइल्यूशन। तो यहां पर देखें भाई, उसने आपको बता दिया भाई इंटरेस्ट में सेविंग कितने की आएगी जैसे ही डाइल्यूशन करूंगा। इंटरेस्ट में सेविंग कितने की आएगी? मेरे पास 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो इसका 5% जैसे हम लोगों ने फाइंड किया 200,000। 200,000 का बेनिफिट होगा। मैं 200,000 इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा, ये बात समझ आ गई है। लेकिन जो बेनिफिट मुझे होगा ना वो 200 का नहीं होगा। जब मैं इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा तो 200 से मेरा प्रॉफिट भी तो इंक्रीज होगा, तो उस 200 पे मुझे 30% टैक्स भी तो देना होगा। 60,000 में टैक्स भी दूंगा उसके ऊपर, 200 का 30%, 60% टैक्स पे करूंगा, तो मुझे बेनिफिट कितने का होगा? 140 का। मेरी अर्निंग्स में इंक्रीज 140 का आएगा। मेरी जो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स होंगी ना वो 140 की है, 200 की नहीं है, इसीलिए कहा था नेट ऑफ टैक्स। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई है सब बच्चों को? अब देखें 140 का बेनिफिट हर साल, 2003 में भी 2004 में भी। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना, अगर मैं 2003 के लिए देखूं तो 140 का कंपैरिजन 1.2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स के साथ करूंगा। 140 का कंपैरिजन, 140,000 का कंपैरिजन मैं 1.2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स के साथ करूंगा। तो देखना 140,000 डिवाइडेड बाय 1.2 मिलियन,
ये देखें, ये अमाउंट आप मुझे बता रहे होंगे 0.1167। ऑलराइट, अब यहां पर इसने ऐसे ही किया, ये 140 उसके पास आ गया, फिर इंक्रीमेंटल शेयर्स मैक्सिमम उसने बताया 1.2 मिलियन। इसके मुताबिक उसने कैलकुलेशन कर ली कि इंक्रीमेंटल ईपीएस हमारे पास आ गया 0.1167 विच इज लेस देन। तो क्या मुझे 2004 का इंतजार करना चाहिए? मुझे क्या 2004 का इंतजार करना चाहिए? नहीं भाई, मुझे डाइल्यूशन की तरफ चले जाना चाहिए। अब अगर यहीं पर ये इंक्रीमेंटल ईपीएस मेरे पास 3 से ज्यादा का होता, मैं 2004 पे जाता, मैं 2003 में कन्वर्ट ना कर। अब जब यहीं पे पता चल गया कि मैं नुकसान में हूं, तो क्या मैं 1 साल और नुकसान करूं? तो मुझे कन्वर्ट नहीं कर लेने चाहिए। तो मैं कन्वर्जन की तरफ चला गया। अब कन्वर्जन में 336 मिलियन प्लस 140,000 डिवाइडेड बाय 12 मिलियन पहले थे, 1.2 मिलियन मजीद आ गए। तो अब आपका डाइल्यूटेड ईपीएस कितना बन चुका है? 2.74 पर शेयर। ऑलराइट, इसी तरह से एग्जांपल नंबर 19 को देखें। सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास। इस एग्जांपल के ऊपर 5 मिनट जरा आप लोग खुद वर्किंग करें कि क्या कुछ लिखा हुआ है। तकरीबन सेम है, मिलती जुलती एग्जांपल है, थोड़ी बहुत वैल्यूज का चेंज है, लेकिन आपने ना इसकी वर्किंग को खुद से जरा करना है, सॉल्यूशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी करें। अब इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स in issue 1st January 2005. There has been no new issue of shares for several years. However, SL issues rupees 2 million 6% convertible preference shares on 1st April 2005. These were convertible into ordinary shares at the following rates. अगर हम लोग 31st March 2008 को इनको कन्वर्ट करते हैं तो फिर 25 shares for every ₹100 of convertible preference shares, and 31st March 2009 पे जाते हैं तो 20 shares for every ₹100 of convertible preference shares in the financial year to 31st December 2005. बेटा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट सिर्फ इस बात का है कि जो कन्वर्जन है वो ड्यूरिंग द ईयर है, तो मुझे जो बेनिफिट्स हैं, जो इंटरेस्ट हैं, वो मंथ्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे पास मैं 31st मार्च 2008 को कन्वर्ट करता हूं तो बेटा मार्च तक का तो इंटरेस्ट मुझे पे करना, डिविडेंड पे करना पड़ेगा ना। जो बेनिफिट आना होगा वो मार्च के बाद का आना होगा। क्लियर? अच्छा, अब यहीं पे देखें नेक्स्ट क्या कहते हैं। टोटल अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर रुपीज, this tax is at the rate of 30%. However, preference dividend is not deductible for tax purposes. तो भाई जहां पर अगर इंटरेस्ट होता, कोई बॉन्ड होते तो टैक्स आना था, डिविडेंड्स के ऊपर बेटा टैक्स नहीं होता रहता। अच्छा, अब हम लोग इनके ऊपर डिविडेंड्स पे कितना कर रहे हैं? हमारे पास आ रहा है 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6% इज इक्वल टू 120,000। क्लियर? तो 120,000 का हम लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं। अगर ये कन्वर्ट हो गए तो बेनिफिट पर ईयर 120 का आना है, लेकिन कन्वर्जन मार्च के एंड पर हो रही है। क्लियर? अच्छा, जब कन्वर्जन हो रही है तो आप लोग देखें, बेसिक ईपीएस की बात करें तो कोई इश्यू नहीं है। बेसिक ईपीएस के अंदर हम लोग बेसिक ईपीएस के लिए क्या करेंगे? उन्होंने कहा टोटल अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, तो आपको 120 एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एडजस्टेड है। क्या? 4870,000 डिवाइडेड बाय 10 मिलियन। तो जब हमने ये किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4.087। 087 को उन्होंने 9 कर दिया, 4.09। अब यहां पे देखें भाई, प्रेफरेंस डिविडेंड आपका कितना आ रहा है? क्यों? क्योंकि भाई हम लोगों ने कब इशू किया? 1 अप्रैल से, तो बेटा डिविडेंड भी तो अप्रैल से दूंगा। अप्रैल से 31 दिसंबर तक मैंने कितना जाके डिविडेंड दिया? 9 मंथ्स का। तो 9 मंथ्स का कितना आएगा हमारे पास? 90,000। ऑल राइट,
तो बेटा अगले साल भी तो 90,000, बचत भी तो 90,000 की होनी है, क्योंकि मार्च तक को तो मैंने पे करना है। जो मुझे नेक्स्ट ईयर में सेविंग्स होनी है इनकी कन्वर्जन पर, वो 90,000 की होनी है, 30,000 में पे करूंगा। टोटल 120, उसमें से जनवरी फेब मार्च के लिए मैं 30,000 पे करूंगा। तो नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए मेरे पास सेविंग होगी, इंक्रीमेंटल इनकम वो 90,000 आएगी। तो देखिए कहता है टैक्स का कोई इंपैक्ट नहीं है, तो इंक्रीमेंटल अर्निंग आपके पास 90 की है। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स को अब हम लोग देखते हैं, इंक्रीमेंटल शेयर्स कितनी है। तो हमें कहा गया कि 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 मिलियन। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 25 इज इक्वल टू 500,000, 5 या 5 मिलियन। लेकिन मल्टीप्लाइड बाय, अब ये टाइम फ्रैक्शन भी साथ में आ जाएगा, वेटेड एवरेज ली जाती है ना, तो कितनी 375 शेयर्स। तो अब देखें यहां पर हमारे पास इंक्रीमेंटल ईपीएस कितना आ रहा है, 90 डिवाइड बाय 375, क्या वैल्यू आ गई। अच्छा, जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन डाइल्यूशन की तरफ चला जाए तो सेकंड को चेक करने की जरूरत है। अगर फर्स्ट वाला एंटी डाइल्यूशन हो तो सेकंड वाले को जाके चेक करो। क्लियर, अब यहीं पे ही डाइल्यूशन हो जाती है। तो जब हम लोग इसके लिए डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड करेंगे तो ये इनक्री अर्निंग्स प्लस 90,000, और यहां से ये ऑलरेडी एवरेज थी, तो बेटा ये 500,000 जो कन्वर्ट होने हैं उनकी भी वेटेड एवरेज फाइंड करें, मल्टीप्लाइड बाय 9/12, 375 नंबर ऑफ शेयर। तो डाइल्यूटेड ईपीएस आपके पास क्या आ जाएगा, 3.95। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।